पुराने ज़माने की बात है। एक ताजिर तजारत की घर से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तजारत करने जाता, सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तजारत दिखाता और इसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता। चनाचा इस ताजिर को भी बगदाद पहुँचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तोहफ़े पेश किए, फिर माल तजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। ये कालीन है जो मैंने ईरान से खरीदा है और ये खालिस रेशम के तार से बना है। ये कलम मुलाहजा फरमाए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शायान कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ताजिर ने बादशाह को मुतासर करते हुए कहा, यूँ तो बादशाह सलामत, आपके शान बहुत चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अर्सा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजिर बोला, जनाब वो एक मोती है और इसके ख़ास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। इसको कोई चुरा भी नहीं सकता और इस मोती से बहुत सारे जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। इसने फ़ौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को माँ आसमानों सवारी इस हदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं गर्ज ये कि हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से इस नादर व नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने ये ही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत सारे जेवर बन जाएं। लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महलूबियत के गए ना उम्मीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ये ना मिला तो इसने वापसी का इरादा कर लिया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वज़ीर बहुत थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि इसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानब बढ़ती हुई नजर आई। पहले तो वज़ीर डर गया, मगर फिर एक आवाज़ ने इसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ। बता तेरे साथ क्या मसला है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है। बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वज़ीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि जिस मोती की तलाश थी वो कहीं नहीं मिला। अब अच्छी परी वज़ीर के सामने आ चुकी थी और वो वज़ीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। फिर बोली, अफसोस कि तूने अक्ल से काम ना लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा फिरता है। वज़ीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू इसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तस्बीह देते हैं और इसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन इससे जेवर बनाने वाली सिफत? वज़ीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सिफात हैं, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक इसके नाम से नहीं बल्कि इसके अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिससे ये हासिल हो जाए वो इससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और इसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वज़ीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बल आकर इस बात का कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वज़ीर ने परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी वहाँ से गायब हो गई।
اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک، علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔